हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदान। तो अपने हमेशा इस शो के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल लेते हैं। तो कोई एक एडिटोरियल ऐसा होता है जो विविध प्रकार के टॉपिक्स पर होता है, उसके माध्यम से हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैब को साउंड करते हैं, सिनोनिम्स इंटोनिम्स को सीखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करते हुए अपनी लैंग्वेज को मजबूत बनाते हैं। जो एसएससी के और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश एक विषय के रूप में होता है, अनिवार्य विषय के रूप में या पासिंग के रूप में, वहाँ आपको मेरिट स्कोरिंग करवाने के लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को न केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने के लिए बल्कि आपके स्पोकन को भी अच्छा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल होते हैं। तो अपने इस शो के माध्यम से, द थर्ड आई के माध्यम से जो आपका प्यार में मिलता रहता है, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट का अपना जो शो है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो परिवार है वो बड़ा होता जाए और स्कॉलर स्टडी सेंटर के अपने इस परिवार के साथ आप जुड़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता देता हूं, अपने एसएससी के जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो चल रहे हैं। सीजीएल हो या जीडी हो, इन दोनों के सुबह 9 से 1 बजे तक अपना ऑफलाइन बैच चलता है सीकर सेंटर पर। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने ये बैचेज ज्वाइन करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज का एडिटोरियल देखते हैं क्या कुछ है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि आज अपना जो 8 दिसंबर है, इसका जो एडिटोरियल लेंगे तो उसमें वो कैब रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज की चर्चा करेंगे। तो करंट इश्यूज में अपने है जो आज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पर आर्टिकल लिया है। चूँकि अपने को वैरायटी एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेकर के एक बहुत सारी वैरायटी रखते हैं, विविधता रखते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहे और साथ में इंग्लिश भी, क्योंकि अलग अलग इश्यूज पर आपको पढ़ना होता है। तो दैट्स वाई वी सिलेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। तो अलग अलग तरह के टॉपिक का अपने चयन करते हैं जो आपके जीके में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला शब्द क्या रहने वाला है। ग्लॉसरी के अंदर देखते हैं कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड अंतिम परिणाम पर पहुंचना, टू रीच ए फाइनल रिजल्ट। तो कोई भी काम करते हैं तो हम उसकी क्लाइमेक्स तक जाते हैं, तो उसके पिनाकल पर जाते हैं। तो आपको पता है ये जो टॉप होता है इसे अपने एपेक्स बोलते हैं, पिनाकल बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो क्लाइमेक्स चरम सीमा, रीच ए पिनाकल और शीर्ष पर पहुंचना। तो कोई भी लक्ष्य के हम मंजिल पर पहुंचते हैं तो उसके लिए कल्मिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। और इंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा टू स्टार्ट और बिगिन, शुरुआत करना। वीक्स ऑफ वायलेंस कल्मिनेटेड इन द ब्रूटल मर्डर ऑफ ए लीडर। तो सप्ताह भर की हिंसा है वो चरम सीमा पर पहुंच गई जब एक नेता की हत्या कर दी गई। तो ये वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फवा। फवा का मतलब होता है जोश, उत्साह। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, इंथुसियाज्म। सो इंथुसियाज्म होता है आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अच्छी जो जोशीली फीलिंग रखते हैं, मजबूत धारणा रखते हैं। सो जील और इंथुसियाज्म, उत्साह इसका सिनोनिम हुआ, पर्यायवाची हुआ। एपैथी और डिस्करेज, निरुत्साह, निरुत्साह इसका इंटोनिम हो गया। तो ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही आसान से मिले हैं। द फवा सराउंडिंग हर कैंपेन कंटिन्यूड राइट थ्रू इलेक्शन डे। तो जो उसके प्रचार अभियान का जो उत्साह था वो उसके पूरे दिन भर चुनाव प्रचार के अंदर जारी रहा, थ्रू आउट द डे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्स्टर्ड। बॉल्स्टर्ड उभरा हुआ वर्ब है, टू सपोर्ट और encourage somebody or something to make something stronger। तो बॉल्स्टर्ड उत्साहित, मजबूती से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के, सो मेक स्ट्रॉन्गर और बूस्ट। तो बूस्टेड के अर्थ में भी बॉल्स्टर्ड आया है। सो अंडरपाइन और वीकन, कमतर आंकना इसका एंटोनिम हो जाएगा। शी इज थिंकिंग ऑफ वेज टू bolster हर कैरियर।
तो वह विचार बना रही है कि वो अपने कैरियर को और ज्यादा कैसे राइज करे, उसको बढ़ाए, बूस्टर करे, तो इस बारे में वो सोच रही है, विचार कर रही है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। अब आज का नेक्स्ट वर्ड है वो बायंट है। बायंट पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखें तो ये एडजेक्टिव है, उत्साही, बॉयंसी से बॉयंट ये होता है। सो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, जो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो, उत्साही हो और विश्वास भी हो, उसे आत्मविश्वास भी हो, कॉन्फिडेंट हो। सो फ्लर्टेबल और चेयरफुल, तो ये प्रसन्न और जो तैरता हो वो सिनोनिम हो गए। हेवी और पेसिमिस्टिक, निराशावादी या भारी, ये इसके एंटोनिम हो गए। यू विल फील मोर बॉयंट एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उत्साही और आशावादी है जो फील करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, क्या होता है, आशावादी, जबकि पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो जो पॉजिटिव सोचेगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा और जो नेगेटिव सोचेगा वो पेसिमिस्ट होगा। तो ये इसका बॉयंट का एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पेंडेंसी, लंबित, जो बकाया पड़ा हो, कोई काम अधूरा पड़ा हो जिसे पूरा नहीं किया हुआ हो। सो द स्टेट और कंडीशन और पीरियड ऑफ बीइंग पेंडिंग और अवेटिंग सेटलमेंट, जहां कोई भी काम है वो अभी अवेटिंग में है, इंतजार में है, जो लंबित है। सो इमिनेंट और फोर्थकमिंग, होने वाला या आसन, निकट, ये इसके सिनोनिम हो गए। लेटर और अनलाइकली, बाद में होने वाला, बाद में होने वाला, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ही इज बीइंग हेल्ड इन जेल पेंडिंग ट्रायल, अब उसके पर ट्रायल है, मुकदमा है, वो पेंडिंग चल रहा है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया है, प्रिजन में रखा गया है। ये हुआ वाक्य में प्रयोग। चलिए जी आगे देखते हैं। डीथ, डीथ, ये रे की जो ध्वनि है ये नहीं होगी, इसमें वर्ब है हिचकिचाना या अनिर्णय की स्थिति में रहना। आप इनडिसिजिव रहते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग, कोई चीज का निर्णय लेने में आप असमर्थ होते हैं। या टू हेजिटेट, या आप हिचकिचाते हैं। हेजिटेट, फॉल्टर और वेवर, डगमगाना, अनिर्णय की स्थिति में रहना, अदरजुल में रहना। डिसाइड और चूज, निर्णय करना, निर्णय ये क्या हो जाएगा, एकदम स्पष्ट निर्णय हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपकी अदरजुल खत्म हो गई। सो आई कांट बियर पीपल हु डीटर, तो मैं बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकता उन लोगों को जो डीता करते हैं। ये टीएच से यहाँ द की ध्वनि आ रही है, ये इसमें ध्यान रखना है, ये द की साउंड आएगी, डीदा, टीएच से द है, थे न पड़े, डीदा। रिजिक, रिजिक भी, ये भी ऐसे होगा आपका रिजिक। ओके, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका भी ऐसे होगा रिजिक। इसे जे आई से जे की ध्वनि आ रही है ये वाली, तो रिजिक। सुव्यवस्थित करना, बदलाव करना। ऑर्गेनाइज समथिंग डिफरेंटली और रीअरेंज, थोड़ा सा अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ढंग से व्यवस्थित करना, मतलब इस तरह से कोई बदलाव करना ताकि वो इस्तेमाल लायक हो सके, काम चलाने लायक कोई चेंजेज करना। सो एल्टर और मैनिपुलेट करना, तो एल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। कोई चीज ढंग से काम नहीं करी है, जैसे मान लो ये अगर पेन है काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसमें कोई छोटे मोटे चेंजेस करता हूँ ताकि ये काम करने लग जाए, दैट इज रेजिक। एल्टर और मैनिपुलेट, डिफ्यूज और ओवर ड्रेस, तो या तो उसको बिखेर देना या पूरा गड़बड़ा देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इट वॉज नेसेसरी टू रिजेक्ट द प्लान्स, तो ये आवश्यक था कि हम योजनाओं में कुछ चेंज लाते, अल्टरनेट लाते, मैनिपुलेट करते, बदलाव लाते। तो इसका मतलब हो गया बदलाव लाना, चेंज लाना, अल्टर करना। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का अगला 7वां शब्द हो गया। ठीक है, एडिटोरियल आ गया। तो
एडिटोरियल के आकर क्रिएटिंग सर्टेनिटी, सुनिश्चितता की रचना करना, सुनिश्चित करना ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी पर आज का आर्टिकल है। हेल्दियर इनफ्लोज फ्रॉम जीएसटी ऑफर पॉलिसी मेकर्स द बैंडविड्थ टू फिक्स इट्स फ्लॉज। सो हेल्दियर इनफ्लोज ऑफ फ्रॉम जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से स्वस्थ इनफ्लो आ रहा है, अर्थात अच्छी मात्रा में अच्छी राशि मिल रही है सरकार को टैक्स के रूप में। तो ये नीति निर्माताओं को क्या है, बैंडविड्थ ऑफर पॉलिसी मेकर्स द बैंडविड्थ टू फिक्स इट्स फ्लॉज, कि वो कितनी मात्रा में आए और कैसे लगातार आता रहे, इसके लिए नीति निर्माताओं को ये अच्छा अवसर दे रहा है। सो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी विच, अब देखिए एक चीज का नाम है, कार्य प्रणाली का नाम है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया विच, यानी जो वस्तु यानी पहले वाले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं और इसी के ठीक ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर या ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मूल शब्द है इसको, ये किसी चीज का या प्रक्रिया का नाम है, तो उसके लिए हमने यहाँ विच का प्रयोग कर लिया। सो हु, विच, वेयर, इनमें से क्या लगाना है आपको, तो यहाँ इस स्थिति में विच आएगा। विच टर्न्स 6.5 years ओल्ड दिस मंथ। अब जीएसटी है जो इस महीने 6.5 साल का हो गया है, 6.5 years ओल्ड, तो 6.5 साल हो गए इसको लागू किए हुए। हैज यील्डेड ऑलमोस्ट ₹3.4 लाख करोड़ थ्रू अक्टूबर एंड नवंबर। तो जीएसटी ने अक्टूबर और नवंबर में 3.4 लाख करोड़ यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। वाइल रेवेन्यूज इन अक्टूबर मार्क द सेकेंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शंस, जबकि अक्टूबर के महीने में दूसरा सबसे बड़ा मासिक जो कलेक्शन हुआ, कर संग्रह हुआ, ये राजस्व का एक रिकॉर्ड है। सो नवंबर किटी इज द थर्ड हाईएस्ट, और नवंबर का जो कलेक्शन था वो तीसरा सर्वाधिक था। बोथ दीज मंथ्स also recorded accelerated revenue growth after a sequence of slowing upticks that culminated with September recording a 27-month drop of 10.2%। तो ये जो दोनों महीने हैं इनमें एक्सेलरेशन आया, रिकॉर्डेड एक्सेलरेटेड रेवेन्यू ग्रोथ, इसमें एक बढ़ी हुई एक्सेलरेशन हुआ, राजस्व की वृद्धि के अंदर बहुत तेजी आई। इन ए सीक्वेंस ऑफ स्लोइंग अपस्टिक्स दैट कल्मिनेटेड, जो सितंबर में इसमें आकर के है जो क्लाइमैक्स आया, कल्मिनेट हो गया ये, जिसमें 27 महीने के जो ट्राफिक 10.2% की वृद्धि हुई थी। अक्टूबर जीएसटी इनफ्लोज वर अप 13.4% एंड नवंबर बाई 15.1%। और ये बढ़ता हुआ जीएसटी का जो इनफ्लो है वो अक्टूबर में 13.4% रहा और नवंबर में ये बढ़ता हुआ 15.1% हो गया। विद रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस अप 20%, द हाईएस्ट इन 14 मंथ्स। पिछले 14 महीने में ये सर्वाधिक था, जहां घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, यानी देश के अंदर का जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन था, जो लेन देन था, वो 20% बढ़ा, जो पिछले 14 महीने में हाईएस्ट रहा। तो ये राजस्व की बात रही, यानी कुल मिला के इकोनॉमी है बहुत ही स्वस्थ है। ओके, सो फेस्टिव फ्लावर श्योरली bolstered last month's nearly ₹1.68 लाख करोड़ ऑफ जीएसटी रेवेन्यूज। तो ये जो त्योहारी सीजन था पीछे नवंबर दीपावली का, तो ये जो फेस्टिव फरवर था, ये जो उत्साह था, इसने निश्चित रूप से बॉल्स्टर किया, राइज किया। पिछले महीने का जो जीएसटी है वो 1.68 लाख करोड़ यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जीएसटी के रूप में प्राप्त हुआ सरकार को, विच वर बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शंस इन द अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के महीने के ट्रांजेक्शन पर आधारित थे। नवंबर तो इसमें शामिल नहीं था। एंड दैट ट्रेंड में परसिस्ट दिस मंथ, वो इस महीने भी ये ट्रेंड बना रह सकता है प्रवृत्ति, एज वेल ऑन द बैक ऑफ एंटिसिपेटेड लास्ट मिनट दीपावली स्पेंडिंग, क्योंकि दीपावली के अंतिम समय में भी लोगों ने पैसा खूब खर्च किया था। तो नवंबर के डाटा अब दिसंबर में आने वाले हैं। सो प्रायर टू दिस 2 month स्पाइक, ये जो 2 महीने से पहले की जो वृद्धि है, GST revenues had grossed to ₹1.65 lakh crore on only 3 occasions।
तो 1.65 यानी कि 1.65 लाख करोड़ का जो टारगेट है, जो पॉइंट है, इसको इससे पहले केवल 3 ही अवसरों पर है ये पार किया था इसने, विच वर टिपिकली ड्रिवन बाय ईयर एंड कंप्लायंसेस, जो कि निश्चित रूप से सालाना, जो साल के अंत में होने वाली जो कंप्लायंसेस है, कंप्लायंसेस यानी जीएसटी नियमों की अनुपालना। So now the average monthly collection so far in 2023-24 stands at rupees 1.66 लाख करोड़। तो अब जो मासिक कलेक्शन है जो जीएसटी का 2023-24 के अंदर, वो 1.66 लाख करोड़ पर है, 1.66, यानी कि 1.66 लाख करोड़ पर ये मासिक रेवेन्यू कलेक्शन सरकार को लगातार मिल रहा है। एंड इकोनॉमिस्ट बिलीव सेंट्रल जीएसटी रिसीट्स में सरपास बजट एस्टिमेट्स, और अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि जीएसटी की जो रिसीट्स है, प्राप्तियां हैं, इसमें आप पी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। तो जो रिसीट्स हैं, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वो बजट अनुमान को, एस्टिमेट को सरपास कर सकती है, उसे आगे जा सकती है। सरपास यानी आगे जाना। इवन इफ वन फैक्टर्स इन ए रिलेटिव स्लो डाउन इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, चाहे इस साल के जो अंतिम क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च का, उसके अंदर इस साल का जो अंतिम क्वार्टर है, इसके अंदर स्लो डाउन भी अगर हो तो भी ये उसको क्रॉस कर जाएगा बजट अनुमान को, यानी कि सरकार के बजट अनुमान से ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाला है। ओके, सो विद रेवेन्यूज बॉयंट, जब रेवेन्यू बॉयंट है, जब राजस्व बढ़ रहा है, इन नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू टाइटर कंप्लायंस, और वो कोई छोटे मात्रा में नहीं है, कारण इसका सख्त कंप्लायंस है, यानी जीएसटी नियमों की अनुपालना सख्ती से करवाई जा रही है। एंड ए क्रैकडाउन ऑन टैक्स इवेडर्स, और जो कर चोरी करने वाले हैं, इवेडर्स हैं, कर चोरी करने वाले हैं, यानी कर न देने वाले हैं, कर से बचने वाले हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर रिसेटिंग इट्स एम्बिशंस, तो सरकार को निश्चित रूप से अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको रीसेट करना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए उस पर। एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द जीएसटी ट्रूली गुड्स एंड सिंपल टैक्स, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बजाय सरकार को इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहिए, सच्चे रूप में अच्छा और सरल टैक्स बनाए, ताकि लोग इसे बचने की कोशिश कम से कम करें, क्योंकि टैक्स पेयर्स को ज्यादा, चाहे वो कम ही दे रहा हो, उसको ज्यादा बेनिफिट देने चाहिए। एज इट वॉज प्रॉमिस टू बी, जैसा कि ऐसा वादा किया गया था। सो एट ए रिसेंट इंडस्ट्री इंटरेक्शन, हाल ही में एक औद्योगिक समूह के साथ में इंटरेक्शन करते हुए, चर्चा करते हुए, रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स अबाउट द मैनर इन विच एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी डिमांड नोटिसेस, तो इन चिंताओं के प्रत्युत्तर में रिस्पॉन्ड करते हुए जो इस बारे में था कि जीएसटी की जो डिमांड नोटिस आते हैं, एंड इन्वेस्टिगेटर्स, और जो जांच पड़ताल करने वाले जीएसटी के अधिकारी आते हैं, हैव अनफोल्डेड इन रिसेंट मंथ्स, वो हाल ही के महीनों में सामने आई है। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड, तो उन्होंने, निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा इस चिंता के जवाब में that GST is still at a stage of moving from uncertainty to certainty, कि जीएसटी अभी भी उस अवस्था में है जहां वो अनिश्चितता के दौर से निश्चितता के दौर में प्रवेश कर रहा है, यानी ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि जीएसटी भी 6.5 साल का ही हुआ है। सो ऑन सम ग्राउंड्स, एंड कुछ पहलुओं में तो ऐसा है, एंड दोज एस्पेक्ट्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट नाउ, और ऐसे जो अनिश्चितता के थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उनको छंटनी किया जा रहा है और समाधान कर रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है, सो दैट सर्टेनिटी नीड्स टू बी परसुएडेड एट ए ब्रॉडर लेवल, तो ये जो निश्चितता है इसे बड़े स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है, टू प्रोवाइड जेन्युइन कंफर्ट टू द इन्वेस्टर्स, ताकि निवेशकों को एक अच्छी जेन्युइन मौलिक सुविधा प्रदान की जा सके अबाउट इंडिया टैक्स रिजीम, ताकि वो जो सुविधा है वो भारत के टैक्स रिजीम, टैक्स शासन के बारे में, रिजीम का मतलब होता है शासन, तो इस टैक्स व्यवस्था के बारे में
है जो इन्वेस्टर को सुनिश्चित सुविधा दी जा सकती है। बीइंग स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल की बात की, जो टैक्स सुविधा है वो एकदम स्थिर है और प्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ओके, और क्या कहते हैं एडिटर्स आगे, फॉर वन, एक व्यक्ति पेंडिंग टैक्स पेयर अपील्स अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटी लेवीज हैव raised by a quarter this year to hit nearly 15,000 cases by October। अब पेंडिंग टैक्स पेयर की जो अपीलें हैं, जो सेंट्रल जीएसटी के खिलाफ हैं, जो लेवीज हैं, वो एक क्वार्टर तक यानी 33% तक बढ़ चुकी है इस साल, और ये 15,000 केस हो गए हैं अक्टूबर के अंदर। एंड इट इज नेसेसरी दैट, ये आवश्यक है कि appellate tribunals cleared by the GST Council become operational at the earliest to unwind this pendency। तो ये बात है जो सही है कि इट इज नेसेसरी, आवश्यक है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है, अपीलीय प्राधिकरण है, अपील से अपीलेट बना है, अपीलेट का मतलब अपीलीय, ट्रिब्यूनल्स का मतलब प्राधिकरण, क्या होता है प्राधिकरण। तो अपीलीय प्राधिकरण, जो अपीलीय प्राधिकरण हैं वो क्या करें कि जो जीएसटी काउंसिल द्वारा क्लियर किए गए हैं वो ऑपरेशनल हो जाए, वो काम ढंग से करें जितना जल्दी हो सके, टू अनविंड दिस पेंडेंसी, ताकि इस जो लंबित मामले हैं उनको पूरा किया जा सके। एंड सेट क्लियर प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर टैक्स ट्रीटमेंट डिस्प्यूट्स, और भविष्य में होने वाले जो टैक्स के व्यवहार के जो भी ट्रीटमेंट का मतलब है व्यवहार, जो टैक्स व्यवहार के जो भी भविष्य के जो उदाहरण होंगे, डिस्प्यूट होंगे, उनके लिए एक स्पष्ट एग्जाम्पल बन सके। सो इट इज इक्वली क्रिटिकल टू ले डाउन ए रोड मैप टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम्स। तो ये समान रूप से भी एक क्रिटिकली रोड मैप डाउन करने की आवश्यकता है। टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम्स, जो एक्सक्लूड, जो टैक्स की जो दायरा है उसे जो बाहर कर दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए, इंक्लूड यानी शामिल करना है, एक्सक्लूड बाहर कर देना। जो आइटम्स हैं जो टैक्स से बाहर कर दिए, जैसे कि एज पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू द जीएसटी फ्रेमवर्क एज वेल एज द रेजिक ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर। तो जैसे पेट्रोल है या बिजली है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इनके बारे में भी जो क्लियर कट फ्रेमवर्क आ जाएगा। साथ ही साथ रेजिक ऑफ एल्डर ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर, इसका जो जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो बहुउद्देशीय जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है, दर सूची है 0% से लेकर के 30% तक का, तो इसमें भी अल्टर करने की, चेंज करने की आवश्यकता है। सो विद द जनरल इलेक्शन एट, आगामी लोकसभा के आम चुनाव सामने हैं, सम डिथरिंग ऑन सच रिफॉर्म्स मे बी अंडरस्टैंडेबल। तो इस तरह की जो डिथरिंग है अर्थात हिचकिचाहट है, डिथरिंग का मतलब हिचकिचाहट, अनिर्णय की जो स्थिति है, तो वो है जो समझ में आ सकती है, क्योंकि सरकार इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बट द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट लूज फोकस ऑन द ऑफ द अनफिनिश्ड एजेंडा। तो जीएसटी काउंसिल है, परिषद है, उसको अपना ध्यान जो अपूर्ण एजेंडा है उससे नहीं हटाना चाहिए। एंड कीप डेलिब्रेशंस ऑन इट्स टू डू लिस्ट, और इसे डेलिब्रेशन करते रहना चाहिए, विचार विमर्श करते रहना चाहिए जो इसके काम करने वाली जो सूची है उस पर, सो दैट दीज स्टेप्स कैन बी फास्ट ट्रैक्ड, क्योंकि ये जो कदम है इन्हें बड़े फास्ट ट्रैक तरीके से तेजी से उठाया जा सके आफ्टर दी लोकसभा इलेक्शंस, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये इस पर लागू कर सके, यानी 2024 तो नहीं लेकिन 2025 तक है जो ये टैक्स सुधार वाला काम पूरा कर सके। आपको क्या लगता है जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है वो अभी कितना जटिल है, कितना आसान है, और आपकी इसके बारे में कितनी जानकारी समझ रखते हैं? तो थोड़ा बहुत इसके बारे में और जानने का प्रयास करें। एक बार फिर जाने से पहले आपको बता देता हूं, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर पर सीजीएल और एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। तो ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने जीडी के बैच के लिए तो खास तौर से भी लास्ट बैच स्टार्ट हुए हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन बैच रहता है और जीडी के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ओएमआर पर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, तो पूरा नए एग्जाम पैटर्न पर आपको तैयारी करवाई जा रही है।
तो आप जीडी में और सीजीएल में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, आइए ज्वाइन करिए। सुबह 9 से 1 तक क्लास लीजिए, उसके बाद में डाउट काउंटर अटेंड करिए, वीकली टेस्ट दीजिए, अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस करके अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। मिलते हैं इस तरह के एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।